ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 15, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे को देखते हुए डीमन बोलता है, ये लड़का अपने शरीर को कैसे ट्रेन करता है मुझे समझ नहीं आता। अभी जो स्ट्राइक मैंने उस पर की वो तो स्काई प्रोफाउंड रेल्म के किसी भी एक्सपर्ट की आधी जान ले लेती, लेकिन ये लड़का तो शांति से बैठा अपने जख्मों को हील कर रहा है। तभी एक अजीब चेंज हुआ। अचानक एक गोल्डन लाइट उसकी आंखों के कोने से गुजरी। उसने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि युनचे के सिर के ऊपर चमक रही वो सिल्वर पगोडा अब गोल्डन लाइट में बदल गई थी। अब आगे युनचे को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका शरीर स्पेस में चला गया हो, जैसे उसके आसपास सब कुछ गायब हो गया हो। उसकी 5 सेंसेस सिर्फ उसके अपने होने का एहसास कर पा रही थीं। बहुत ही पावरफुल ऑरा के स्ट्रैंड्स उसके पोर्स के थ्रू अंदर घुस रहे थे और तेजी से उसकी बॉडी को हील कर रहे थे, साथ ही बॉडी को रिफाइन भी कर रहे थे। यह सब नेचर का प्योर एसेंस था। नेचर की स्ट्रेंथ और प्रोफाउंड स्ट्रेंथ में फर्क यह है कि प्रोफाउंड स्ट्रेंथ एक लिविंग बीइंग का पावर होता है, जबकि नेचर की स्ट्रेंथ नेचर की अपनी होती है। और सरफेस पे तो नेचर की स्ट्रेंथ प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को इजीली क्रश कर सकती है, लेकिन अगर किसी लिविंग बीइंग का प्रोफाउंड स्ट्रेंथ एक सर्टेन लेवल तक पावरफुल हो जाए तो वो कुछ हद तक नेचर के फोर्स का यूज कर सकता है। बस इसके लिए काफी ज्यादा प्रोफाउंड स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। युनचे के करंट प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन के साथ नेचर के फोर्स को यूज करना एक पागलपन से कम नहीं। उसकी स्ट्रेंथ अभी उस रेल्म तक नहीं पहुंची जहां वो नेचर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सके, लेकिन जब तक वो ग्रेट वे ऑफ द बुधा को एक्टिवेट करते हुए चलाता रहता है, हेवन और अर्थ के बीच का प्योर एसेंस बिना किसी समझ के, बिना उसके खुद से कुछ कंज्यूम किए, उसके अंदर घुस जाता है। ये एक ऐसी हेवन डिफाइंग पावर थी जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में कोई भी समझ नहीं सकता था। लेकिन दुख की बात यह थी कि ये नेचुरल स्ट्रेंथ सिर्फ हीलिंग और रिफाइनिंग के काम आ सकती थी। इससे अटैक नहीं किया जा सकता था। जब युनचे के सिर के ऊपर वाली पगोडा का कलर सिल्वर से गोल्ड में बदला, तब नेचुरल एसेंस उसके अंदर कई गुना ज्यादा डेंस हो गया। युनचे अपनी 5 सेंसेस को बढ़ाता है और वो फिर से उस रिफाइंड सेंसेशन को महसूस करता है। उसको साफ साफ फील होता है कि उसकी बॉडी की इंजरीज एक अनइमेजिनेबल स्पीड से हील हो रही हैं, जो पहले से काफी तेज है। ग्रेट वे ऑफ द बुधा एक प्रोफाउंड आर्ट जरूर था, लेकिन यह प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन पे डिपेंड नहीं करता था। ये सोल और नेचर की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता था। इसकी कल्टीवेशन बैटल से नहीं, समझने से होती थी। पिछले आधे साल में ड्रैगन का मांस और ब्लड कंज्यूम करने की वजह से युनचे खुद को हर बार हैवी इंजरी वाली कंडीशन में ले आता था और मरने के करीब पहुंचता था, और हर बार ग्रेट वे ऑफ द बुधा उसकी बॉडी को हील करता था। कह सकते हैं कि आधे साल तक जब वो ग्रेट वे ऑफ द बुधा को लिमिट तक एक्टिवेट करता रहा, तब उसकी समझ भी ग्रेजुअली गहरी होती गई। और जब उसने अर्थ प्रोफाउंड रेल्म में ब्रेक थ्रू किया, तब उसकी सोल इवॉल्व होने लगी और उसकी ग्रेट वे ऑफ द बुधा की अंडरस्टैंडिंग एक नए लेवल तक पहुंच गई, जिसकी वजह से ग्रेट वे ऑफ द बुधा सक्सेसफुली 3rd रेल्म तक पहुंच गया था। इसके 3rd स्टेज में 10,000 किलोग्राम की स्ट्रेंथ मिलती है, एक बॉडी जो प्योर स्टील की तरह स्ट्रांग होती है, और एक ऐसी हीलिंग एबिलिटी जो नॉर्मल लोग समझ भी नहीं सकते। इस वक्त चाहे युनचे का सारा प्रोफाउंड स्ट्रेंथ खत्म हो चुका था, फिर भी वो अपने सिर्फ बॉडी के स्ट्रेंथ से स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म के कल्टीवेटर के बराबर तक लड़ सकता था। जैस्मिन उसके दिमाग कहती है, बहुत बढ़िया, इतने कम समय में तूने अपने आप को जिस तरह से पुश किया, उसने ग्रेट वे ऑफ द बुधा को 3rd स्टेज तक ले आया। अभी तुम्हारी स्ट्रेंथ नॉर्मल स्काई प्रोफाउंड रेल्म के कल्टीवेटर के बराबर है। जैस्मिन फिर कहती है, ब्लू विंड एम्पायर के अंदर तुम अब एक एक्सपर्ट हो। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में तुम्हें मिडिल अपर लेवल माना जा सकता है, लेकिन याद रखना, ग्रेट वे ऑफ द बुधा का अगला ब्रेक थ्रू पहले जैसे इजी नहीं होगा, क्योंकि 3rd स्टेज एक बड़ा डिवाइड है। पहले के 3 रेल्म स्टार्टिंग स्टेज होते हैं, लेकिन 4th रेल्म से इंटरमीडिएट स्टेज स्टार्ट होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए 4th स्टेज तक पहुंचना ऐसा है जैसे हेवन तक चल के जाना। अगर वो दिन आया जब तुम सच में 4th लेवल तक पहुंच गए, तो तुम्हें 50,000 किलोग्राम की बॉडीली स्ट्रेंथ मिलेगी। गोल्डन कलर्ड बुधा आर्ट्स 4 घंटे तक एक्टिवेट रहता है, फिर वो युनचे के दिमाग में समा जाता है। उसी वक्त वो अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों में हल्की सी गोल्डन रोशनी चमकती है। वो खड़ा होता है, अपना हाथ बढ़ाता है, और जो ड्रैगन फॉल्ट उसने बैरियर के अंदर गिराया था, वो ऑटोमेटिकली उसके हाथों की तरफ आता है। अब उसके हाथों में 10,000 किलोग्राम का स्ट्रेंथ होने के बाद 4,000 किलोग्राम का ड्रैगन फॉल्ट उसके लिए कुछ भी नहीं था। डीमन की नजर हमेशा युनचे पर थी। जब युनचे खड़ा होता है तो उसे हल्का सा फील होता है कि युनचे में कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि क्या। कम से कम बाहर से उसका अपीयरेंस और प्रोफाउंड स्ट्रेंथ वैसे ही लग रहे थे।
युनचे चिल्लाता है, एक बार फिर से मेरी तलवार का अटैक झेलो। वो जोर से चिल्लाकर हवा में जंप करता है और अपनी तलवार से डीमन पर ऊपर से अटैक करता है। तलवार की जो पावर डीमन की तरफ आई, उससे डीमन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। युनचे का प्रोफाउंड स्ट्रेंथ सेम था, लेकिन इस अटैक की प्रेशर पहले से दुगनी थी। तलवार नीचे गिरती है, फिनिक्स फ्लेम्स डांस करते हैं और हर तरफ तूफानी हवा उठती है। ये वो माइट थी जो सिर्फ हेवी सोर्ड में होती है। डीमन आंखें फाड़कर देखता है और जल्दी से अपने हाथों से ड्रैगन फॉल्ट के टिप को पकड़ लेता है, लेकिन तब तक तलवार की फोर्स गायब हो चुकी थी। फिनिक्स फ्लेम्स उस वक्त का फायदा उठाती हैं और डीमन के हाथ को पूरी तरह लपेट लेती हैं, उसके कपड़े का आधा हिस्सा जला देती हैं। डीमन कहता है, तो ये फिनिक्स फ्लेम्स हैं। अब डीमन को समझ आता है कि युनचे की प्रोफाउंड फ्लेम्स इतनी पावरफुल क्यों हैं। वो अपने हाथों को झटकता है और फ्लेम्स को हटा देता है, लेकिन युनचे का दूसरा अटैक पहले ही उसके पास पहुंच चुका होता है। डीमन रैंडमली हाथ हिलाता है और फिर से ड्रैगन फॉल्ट पकड़ने की कोशिश करता है। साथ ही एक और बड़ी सायन हैंड हवा में उठती है और युनचे के पीठ की तरफ अटैक करती है। दोनों हाथ, एक ड्रैगन फॉल्ट के लिए, दूसरा युनचे के पीठ के लिए, लेकिन दोनों एक आफ्टर इमेज को टच करते हैं। डीमन गुस्से में कहता है, यह फिर वही अजीब मूवमेंट स्किल। डीमन कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास युनचे के स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो मूवमेंट टेक्निक को रोकने का कोई तरीका नहीं था। उसका हाथ खाली जाता है और युनचे का हेवी सोर्ड सीधा उसके गले के पास से स्वीप करता है, जहां एक छोटा सा डेंट बन जाता है। डीमन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसके लेफ्ट हाथ पे सायन लाइट चमकती है जो मीटियोराइट चेन से सील्ड था। एक सायन हैंड जो आदमी के साइज का था डीमन के साइड से उठता है और युनचे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। बैंग की आवाज के साथ ड्रैगन फॉल्ट और सायन हैंड टकराते हैं और जैसे एक्सपेक्टेड था, युनचे को लगता है जैसे उसके सीने पे किसी ने बड़ा सा हथौड़ा मारा हो। वो हवा में घूमता है और बैरियर के बाहर जा गिरता है। उसकी हेवी सोर्ड जमीन में घुस जाती है और उसे पीछे गिरने से रोक लेती है। उसके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंट स्माइल होती है। वो बोलता है, हे पहले तो मैं तुम्हारा एक अटैक भी नहीं झेल पाता था, लेकिन आधे साल में अब मैं तुम्हारे 3 मूव्स झेल सकता हूं। पहले तुम्हारा एक हाथ हिलाना मेरी जान ले लेता था, लेकिन अब सिर्फ एक नॉर्मल इंजरी होती है। मुझे सिर्फ 2 और साल दो और मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। डीमन जोर जोर से हंसता है, हा 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 हा, तू सच में एक अजीब लड़का है। अब मैं देखना चाहता हूं कि अगले 2 साल में तू किस लेवल तक पहुंचता है। युनचे एक्सट्रीमली डिटरमिन्ड टोन में कहता है, मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। वो फिर से बैठ जाता है और सिर्फ 2 घंटे में उसकी डीमन के साइन हैंड से मिली चोट पूरी तरह हील हो जाती है। एक और दिन बिना कुछ खाए बीत जाता है और उसके पेट में भूख का एहसास होता है। अब युनचे को खाने की चिंता नहीं थी। फ्लेम ड्रैगन का जायंट बॉडी उसके लिए कई सालों तक काफी था। वो अपना हाथ घुमाता है और उसके हाथ में 5 किलोग्राम ड्रैगन मांस का टुकड़ा आता है। वो एक बड़ा बो यानी कटोरा निकालता है, ड्रैगन ब्लड को फिल्टर करता है और फ्लेम से उसे रोस्ट करना शुरू करता है। कुछ ही देर में ड्रैगन के मांस की खुशबू पूरे अंडरग्राउंड एरिया में फैल जाती है। युनचे फ्लेम्स हटा लेता है, अपनी जीभ से होठों को चाटता है, ड्रैगन के मांस को उठाता है और बड़ी बड़ी बाइट्स लेना शुरू करता है। जब तक उसने मांस का 1/4 हिस्सा खा लिया, तभी उसके अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है, लेकिन वो सेंसेशन जल्दी ही कंट्रोल में आ जाती है। वो मजेदार ड्रैगन मांस का टेस्ट एंजॉय करता है जब उसके सारे प्रोफाउंड एंट्रेंसेस ओपन होते हैं। उसका प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन उसके बॉडी में सर्कुलेट हो रही थी ताकि मांस की सारी पावर को रिफाइन किया जा सके। तभी एक हल्की सी गल्पिंग साउंड युनचे के कान में पड़ती है। वो थी सलाइवा निगलने की आवाज। जिस हाथ से युनचे मांस पकड़ा था वो 1 सेकंड के लिए रुकता है, लेकिन फिर वो वापस मांस खाना शुरू कर देता है जैसे कुछ सुना ही नहीं हो। इस वक्त डीमन का जीने का मन नहीं होता। एक इंसान जो 100 साल से भूखा हो और उसके सामने दुनिया का बेस्ट डेलिकेसी ड्रैगन मांस हो। जब भी युनचे मांस खाता था वो डीमन के लिए सबसे मुश्किल वक्त होता था, लेकिन वो एक डीमन किंग था और वो कभी भी एक जूनियर से खाना मांगता नहीं था और ना ही अपनी भूख दिखाता था। इसलिए जब भी युनचे मीट खाता था वो या तो मुंह मोड़ लेता था या चुपचाप बैठा रहता था। वो दिखाता था जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असली में हर मोमेंट उसके लिए टॉर्चर था। आधे साल से उसने कभी भी एक बार भी अपनी डिजायर नहीं दिखाई थी, लेकिन चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो, कभी ना कभी गलती हो ही जाती है। एक मोमेंट में उसने गलती से वो गल्पिंग साउंड निकाल दी। साउंड बहुत हल्की थी, लेकिन वो श्योर था कि युनचे ने उसे सुन लिया था। एक बड़ा टुकड़ा ड्रैगन का मांस निगलने के बाद और एक घूंट ड्रैगन ब्लड पीकर युनचे खड़ा होता है और अपनी उंगलियों से स्लैश करता है, जिससे ड्रैगन मांस के बड़े टुकड़े 2 बराबर हिस्सों में कट जाते हैं। फिर वो आराम से बैरियर के अंदर चलता है जब तक वो डीमन के सामने नहीं पहुंच जाता। वो डीमन से सिर्फ 1 कदम दूर खड़ा होता है
एक ऐसी जगह जहां से वो किसी भी जानलेवा अटैक से तुरंत भाग सकता था। युनचे मुस्कुराकर कहता है, ड्रैगन मांस खाने के बाद मुझे समझ में आया कि दूसरे बीस्ट्स के मांस की कोई कंपैरिजन ही नहीं है ड्रैगन मांस के स्वाद से, लेकिन अकेले एंजॉय करना थोड़ा बोरिंग लगता है। सीनियर, आप भी ट्राई करना चाहेंगे? युनचे एक बड़ा टुकड़ा ड्रैगन मांस उठाता है और डीमन के सामने रखता है। डीमन अपना सिर मोड़ता है और ठंडे अंदाज में कहता है, क्या तुम मुझ पर दया कर रहे हो? तुम और मैं दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। इतने पास आकर खड़े होने में तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें अचानक मार दूंगा? युनचे हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं हर वक्त तुम्हें मारने के बारे में सोचता हूं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए मारना चाहता हूं क्योंकि मुझे जिंदा रहना है और आजाद होना है, न कि क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूं। बल्कि मैं तो यह मानता हूं कि तुम बुरे इंसान नहीं हो और न ही कोई घटिया इंसान। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर दया कर रहा हूं तो हां, लेकिन यह दया एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जो मेरी तरह तकलीफ में है। हमारी सिचुएशन में फर्क ही क्या है? बस तुम पर थोड़ी ज्यादा बंदिशें हैं और मुझ पर थोड़ी कम। डीमन का चेहरा बदलता है और वो युनचे को एकटक देखता है। फिर वो अचानक से मुस्कुराता है और कहता है, हा, सही कहा, दर्द में साथी हो तुम, तो मैं तुम्हारी दया मान लेता हूं। इतना कहते ही वो युनचे के हाथों से ड्रैगन मांस ले लेता है, उसे अपने मुंह के पास लाता है और जोर से काटने लगता है। ड्रैगन मांस जैसे ही मुंह में गया वो रुक नहीं सका। युनचे हल्की सी मुस्कान के साथ अपना ड्रैगन मांस उठाता है और काटता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में वो बहुत ही तमीज से खा रहा था। पलक झपकते ही डीमन के हाथ का बड़ा टुकड़ा ड्रैगन मांस उसके पेट में चला गया। वो अपनी उंगलियां चाटता है और जोर से हंसता है। वाह, कमाल का स्वाद था। मैंने जिंदगी में कभी इतना मजेदार खाना नहीं खाया। हा हा हा। लिटिल ब्रदर, मैं युन चंगहाई जिंदगी में किसी पर कोई उधार नहीं छोड़ा। तुमने मुझे सिर्फ ये खाना दिया, लेकिन मेरे लिए ये एक बड़ा एहसान है। तुम्हारी काइंडनेस मैं याद रखूंगा। बस काश ये मांस के साथ कुछ वाइन होती। तुमने मेरी इज्जत रखी और मुझे कोई घटिया इंसान नहीं माना, तो मैं तुम्हारे साथ एक बड़ा जाम जरूर पीता। युनचे हैरान होकर कहता है, सीनियर, आपका सरनेम भी युन है? डीमन आंखें फाड़कर कहता है, तो क्या तुम्हारा सरनेम भी युन है? इतने महीने हो गए यहां बंद हुए, लेकिन तुम छोटे पागल लड़के कभी अपना सरनेम नहीं बताते थे। इतना सब करने के बाद पता चला कि हम दोनों एक ही क्लैन के हैं। हा हा हा। युनचे हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मेरा नाम युनचे है। डीमन हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है, युनचे, बादलों जैसा आजाद, पानी जैसा साफ, बहुत ही अच्छा नाम है। लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह नाम इस उम्मीद से दिया होगा कि तुम एक बेफिक्र शांति भरी जिंदगी जियो और दुनिया की झमेलों में न पड़ो। लेकिन अफसोस, तुम तो एक अलग ही लेवल के क्रीचर हो। तुम्हारा इतना मॉन्स्टर लेवल का पोटेंशियल देखकर लगता है कि तुम्हारा नॉर्मल जीवन लिखा ही नहीं गया। शायद तुम्हारे माँ बाप को अब तक डिसअपॉइंटमेंट ही मिला होगा। युनचे एक बड़ा बोल उठाता है जिसमें ड्रैगन ब्लड भरा होता है। उसका आधा हिस्सा दूसरे बोल में डालकर डीमन के सामने रखता है और कहता है, सीनियर, हम दोनों का यहां सील्ड होना और दोनों का युन सरनेम होना, यह सच में एक अजीब किस्मत है। एक जैसे दर्द और एक जैसी तकदीर के लिए हमें एक बोल पी लेना चाहिए। चाहे हमारे पास डिलीशियस वाइन नहीं है, लेकिन ड्रैगन ब्लड की स्मेल और टेस्ट किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट वाइन से कम नहीं है। मैं इस ड्रैगन ब्लड को वाइन मानकर आपके नाम का टोस्ट करता हूं। मुझे उम्मीद है कि जब वो दिन आएगा जब मुझे आपको मारना पड़े, तो आप मुझे नेदरवर्ल्ड जाते वक्त बुरा ना मानो। डीमन बोल उठाता है और युनचे की तरफ देखकर कहता है, तुम और मैं एक ही फैमिली से नहीं हैं, तो सीनियर जूनियर जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हम ये ब्लड वाइन पी रहे हैं तो पहले मैं तुम्हारे नाम का टोस्ट करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे टोस्ट करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे तुरंत अपना मास्टर मानना पड़ेगा। युनचे की आंखें बड़ी हो जाती। उसका चेहरा शॉक्ड था, जैसे वो तैयार ही नहीं था इस बात के लिए। डीमन सीरियस चेहरा बनाता है और कहता है, क्या तुम नहीं चाहते? मेरी जिंदगी में अपने बेटे के अलावा मैंने कभी किसी को डिसाइपल नहीं बनाया। तुम एक कमाल के इंसान हो जिसमें बेपनाह पोटेंशियल है, और मेरी स्ट्रेंथ इतनी है कि मैं तुम्हारा मास्टर बनने लायक हूं। इल्यूजोरी डीमन रेल में काफी लोग मुझे मास्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया था। युनचे तुरंत हाथ हिलाता है और ईमानदारी से कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सीनियर अगर हेवंस माइट सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन के अंदर होते हुए भी इतने पावरफुल हो, तो असली स्ट्रेंथ तो मेरी समझ से बाहर ही होगी। आप जैसे एक्सपर्ट को मास्टर मानना मेरे लिए एक ऑनर होगा। यह मैं किसी रिलक्टेंस के कारण नहीं कह रहा, लेकिन मैं पहले से ही किसी को मास्टर मान चुका हूं। अगर मैं आपको मास्टर मानता हूं तो वो सही नहीं होगा। डीमन हाथ घुमाता है और चिल्लाता है,
तो क्या हुआ? क्या तुम्हारा मास्टर मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है? युनचे थोड़ा सोचता है और फिर एक नरम टोन में कहता है ताकि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। मेरी मास्टर शायद सीनियर से थोड़ी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। डीमन जोर से हंसता है। हा 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 हा, क्या मजाक है। तुम्हारे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में 5 लोग भी नहीं होंगे जो मुझसे बराबर तक आ सकें। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारी मास्टर माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के सोर्ड मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है? युनचे को पता भी नहीं था कि सोर्ड मास्टर क्या होता है, लेकिन जैस्मिन ने जिस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ दिखाई थी उससे इतना तो साफ था कि वो सोर्ड मास्टर जैस्मिन की छोटी उंगली के एक अटैक तक के लायक भी नहीं था। लेकिन अगर ये बात ओपनली कह दी जाती तो डीमन चाहे मार दिया जाए फिर भी उस पर भरोसा नहीं करता। युनचे फिर और कुछ एक्सप्लेन नहीं करता और सीधा कहता है, मैं जानता हूं कि सीनियर की इंटेंशंस अच्छी हैं, लेकिन मैं नहीं मान सकता। मैं अपनी करंट मास्टर के विश्वास को धोखा नहीं दे सकता। यह कहकर युनचे अपना बचा हुआ ड्रैगन ब्लड एक ही बार में पी जाता है। फिर वो खाली बोल उठाकर डीमन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये ब्लड वाइन, उसे मेरी तरफ से माफी समझिए। उस पल से पहले जब मुझे आपको मारना पड़े, सीनियर प्लीज। डीमन अपनी भौहें थोड़ा उठाता है, कुछ नहीं बोलता। वो भी अपना बोल उठाता है और एक ही बार में पूरा पी जाता है। फिर वो बोल युनचे को लौटाता है और कहता है, जब तुम मुझे मास्टर नहीं मानते तो मुझे तुम पर दबाव बनाने का कोई हक नहीं, लेकिन मैं ये ड्रैगन मांस और ड्रैगन ब्लड ऐसे ही नहीं ले सकता। तुम्हारी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन चाहे जितनी तेज बढ़ रही हो, तुम्हें अभी तक रियल बैटल्स में उसे स्ट्रेंथन और स्टेबलाइज करने का मौका नहीं मिला। जब तुमने मुझसे फाइट की थी वो सिर्फ एक शॉर्ट बर्स्ट अटैक था जो एक चिंगारी की तरह खत्म हो गया। उसका कोई फायदा नहीं। आज से मैं ऑफिशियली तुम्हारा फाइटिंग पार्टनर बनूंगा। साफ साफ डीमन अब भी उसकी कल्टीवेशन गाइड करना चाहता था, एक ऐसे इंसान की कल्टीवेशन जिसे आखिर में उसी को मारना था। सुनने में अजीब लगता था, लेकिन युनचे को शायद कुछ समझ आ गया था कि उसका इंटेंशन क्या था। वो एक कदम पीछे होता है और कहता है, सीनियर आपका शरीर तो बंद है, आप फाइटिंग पार्टनर कैसे बनेंगे? डीमन हल्के से मुस्कुराता है। हे तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसीलिए कि मैं बंद हूं मैं तुम्हें ट्रेन नहीं कर सकता? इतना कहकर डीमन के लेफ्ट हाथ में अचानक एक सायन लाइट चमक उठी। एक बड़ी सायन हथेली उसके सामने बनी और एकदम से युनचे की तरफ बढ़ती है। युनचे तुरंत पीछे होता है और ड्रैगन फॉल्ट सोर्ड को पकड़कर सीधा उसके सामने जाता है। जैसे ही उसने सोर्ड से नीचे की तरफ अटैक किया, उसकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट वो सायन हथेली जिसे कोई एबिलिटी से बनाया गया था एकदम से डायरेक्शन चेंज करती है, जैसे उसमें अपनी सोच हो, और फिर वो हथेली अपनी शेप बदलती है। वही ड्रैगन फॉल्ट की एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है, बस सायन कलर की, और वो सोर्ड डायरेक्टली युनचे के कंधे पर टकराती है। डीमन ने चाहे अपनी पावर सप्रेस की हो, फिर भी युनचे को इतना प्रेशर मिला कि वो पूरा हिल गया। वो जोर से चिल्लाता है और फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार स्लैश करते हुए सायन लाइट को ढकेलता है। फिर वो तुरंत पीछे हट जाता है और टेंशन में पूछता है, ये चीज क्या है? डीमन हल्के से मुस्कुराता है। उसका लेफ्ट हाथ एक बार फ्लैश करता है और वो चीज जो अभी एक हेवी सोर्ड बनी थी वापस एक सायन लाइट में बदल जाती है और डीमन के हाथ में चली जाती है। वो कहता है, ये मेरा प्रोफाउंड हैंडल है। ये प्रोफाउंड वेन्स और ब्लड वेसल से बना होता है और मेरी सोल से कंट्रोल होता है। ये एक ऐसी स्पेशल पावर है जो मेरी सोल से अलग होकर भी जिंदा रह सकती है। ये किसी भी शेप में बदल सकता है और मेरे फाइटिंग स्टाइल को परफेक्टली फॉलो करता है। ये एक डिवाइन एबिलिटी है जो सिर्फ मेरी इल्यूजरी डीमन रॉयल फैमिली को ही मिलती है। युनचे अचानक याद करता है कि जब लिंकुन ने उस डीमन के बारे में बात की थी तब उसने एक खास एबिलिटी का जिक्र किया था जिसका नाम था प्रोफाउंड हैंडल। युनचे ने कभी नहीं सोचा था कि प्रोफाउंड हैंडल इतना पावरफुल और अजीब चीज हो सकता है। यह दिखने में तो एक प्रोफाउंड आर्ट लगता था, लेकिन यह किसी भी ऐसे प्रोफाउंड आर्ट का हिस्सा नहीं था जिसे युनचे जानता था। डीमन के साथ जो उसकी बैटल हुई और डीमन ने जो बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया, उसके आधार पर प्रोफाउंड हैंडल की पावर को मिस्टिकल और एबनॉर्मल कहा जा सकता था। यह एक तरह की एनर्जी थी, लेकिन उसमें खुद का लाइफ फोर्स भी था और यह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती थी, अपने आप से सोच समझकर अटैक कर सकती थी और बहुत सारे शेप ले सकती थी। डीमन चाहे बंधा हुआ था, लेकिन उसका प्रोफाउंड हैंडल उसके लिए फ्रीली मूव कर रहा था। उस बैटल के दौरान जब डीमन ने प्रोफाउंड हैंडल रिलीज किया तो ऐसा लग रहा था जैसे युनचे एक नहीं 2 एनिमी से एक साथ लड़ रहा हो। युनचे सोचता है, अगर मैं भी इस टाइप का प्रोफाउंड हैंडल यूज कर पाता तो मेरी बैटल पावर में जबरदस्त बूस्ट आ जाता। वो पूछता है, सीनियर आप कह रहे हो कि यह प्रोफाउंड हैंडल एक ऐसी एबिलिटी है जो सिर्फ आपके फैमिली को हेवन ने दी है, तो इसका मतलब क्या यह आपका पर्सनल प्रोफाउंड आर्ट है जो किसी और को सिखाया नहीं जा सकता?
या फिर ये आप लोगों का एक इन्नेट एबिलिटी है जो किसी और के लिए कल्टीवेशन से पाना इम्पॉसिबल है? डीमन, जिसका नाम भी युनचंगाई था, वो एरोगेंस भरी आवाज में कहता है, हाँ, तुमने सही कहा। इल्यूजरी डीमन रेल्म में टोटल 12 बड़ी फैमिलीज हैं जो डीमन एम्परर की फैमिली को प्रोटेक्ट करती है, और उनमें से मेरी युन फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल है, और ये सब प्रोफाउंड हैंडल की वजह से है। इसके लिए कोई कल्टीवेशन की जरूरत नहीं होती, ये हमारे ब्लड लाइन में नेचुरली होता है। जब हमारी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन स्काई प्रोफाउंड रेल्म में ब्रेक थ्रू करती है तो ये तुरंत अवेकन हो जाता है। जब वो ये बोलता है तो उसका सील्ड लेफ्ट हाथ एक साइन लाइट से फ्लिकर करने लगता है। वो आगे बताता है, हमारे एंसेस्टर्स के रिकॉर्ड्स के अनुसार युन फैमिली किसी एक प्राइमल ट्रू गॉड के ब्लड लाइन से आई है, और ये प्रोफाउंड हैंडल वही एबिलिटी है जो सिर्फ एक ट्रू गॉड पोजेस कर सकता था। जो प्रोफाउंड हैंडल तुमने अभी देखा वो साइन कलर का है, लेकिन हमारे क्लैन के हर पर्सन का प्रोफाउंड हैंडल का कलर अलग होता है। डिपेंड करता है कि उनकी इननेट गिफ्ट कितनी स्ट्रांग है। वीक से स्ट्रांग तक प्रोफाउंड हैंडल का कलर होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सायन, ब्लू, पर्पल और गोल्ड। जब प्रोफाउंड हैंडल अवेकन होता है तब उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड हो जाती है, और वो पूरी लाइफ में कभी चेंज नहीं होती। हमारे क्लैन में 90% लोग रेड से येलो तक के प्रोफाउंड हैंडल लेकर पैदा होते हैं। जो ग्रीन प्रोफाउंड हैंडल के साथ पैदा होते हैं वो रेयर जीनियस माने जाते हैं। ग्रीन प्रोफाउंड हैंडल वाले लोग अपनी बैटल पावर का 40% तक यूज कर सकते हैं। हमारे क्लैन में 1000 में एक भी सायन प्रोफाउंड हैंडल पैदा नहीं होता। सायन हैंडल से लोग अपनी बैटल पावर का 50% तक दिखा सकते हैं। जैसे मैं, अगर मेरे बराबर कल्टीवेशन वाला, समान एफर्ट, समान रिसोर्सेज वाला बंदा हो, फिर भी मैं उससे 50% ज्यादा पावरफुल हूं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे पास सायन प्रोफाउंड हैंडल है। यही है मेरी क्लैन के प्रोफाउंड हैंडल की रियल स्ट्रेंथ। सेम लेवल पर हमारे क्लैन के लोग किसी से कंपेयर नहीं हो सकते। इवन रेड प्रोफाउंड हैंडल के साथ भी वो लोग इजीली सेम लेवल के ओपोनेंट्स को हरा सकते हैं। युनचे का दिल कांप उठता है। युनचे के दिल में एक इंस्टेंट जलती हुई जेलसी भर जाती है। लेकिन ये तो एक ऐसी एबिलिटी थी जो कल्टीवेशन से नहीं, सिर्फ ब्लड लाइन से मिलती थी। युनचे पूछता है, तो ब्लू प्रोफाउंड हैंडल वो और ज्यादा पावरफुल होता है क्या? युनचंगाई हां में सिर हिलाता है, बिल्कुल, लेकिन ब्लू प्रोफाउंड हैंडल सिर्फ जीनियस से भी बड़ा जीनियस के पास होता है। ब्लू प्रोफाउंड हैंडल वाले लोग अपनी ओरिजिनल बैटल पावर का 60% तक यूज कर सकते हैं। और अगर पर्पल प्रोफाउंड हैंडल की बात करें तो वो एक मिथ जैसा है। हमारे क्लैन की हिस्ट्री में हर 8000 साल में सिर्फ एक बार ऐसा होता है जिसने ब्लू प्रोफाउंड हैंडल अवेकन किया। वो नेचुरली इल्यूजरी डीमन रेल्म का नंबर 1 एक्सपर्ट होता है। युनचे फिर पूछता है, तो गोल्ड प्रोफाउंड हैंडल का क्या? डीमन कहता है, ये एक लेजेंड में भी सबसे बड़ा लेजेंड है। ये एक डिवाइन प्रोफाउंड हैंडल है जो हमारे क्लैन में कभी नहीं दिखता। गोल्डन प्रोफाउंड हैंडल किसी भी इंसान की 100% पावर को दिखा सकता है, और कहा जाता है कि इसमें कुछ ऐसे खास एबिलिटीज होती हैं जो दूसरे प्रोफाउंड हैंडल्स में नहीं होती। लेकिन ये प्रोफाउंड हैंडल सिर्फ एक लेजेंडरी प्राइमोर्डियल ट्रू गॉड के पास था। ये सिर्फ ट्रू गॉड का ही हो सकता है, और हमारे क्लैन के किसी भी इंसान के अंदर ये कभी अवेकन नहीं हो सकता। इसलिए ये सिर्फ एक सपना है, एक ऐसी कहानी जो कभी सच नहीं हो सकती। युनचे हां में सिर हिलाता है और कहता है, ओह। खाने के बाद सब कुछ बदल गया था, और युनचे की दोस्ती भरी अप्रोच के कारण डीमन उससे बिना रुके सब कुछ शेयर करने लगा। सिर्फ प्रोफाउंड हैंडल की पावर ही नहीं, बल्कि वो इल्यूजरी डीमन रेल्म के रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाले अपने गर्व के बारे में भी बताता रहा। युनचे थोड़ी देर सोचता है और अचानक कहता है, तुम कहते हो कि तुम ह्यूमन हो, तो फिर माइटी सोर्ड रीजन के लोग तुम्हें डीमन क्यों बुलाते हैं? और तुम जिस जगह से आए हो उस जगह का नाम इल्यूजरी डीमन रेल्म क्यों है? डीमन धीरे से कहता है, मैं ह्यूमन ही हूं, लेकिन हमारा इल्यूजरी डीमन रेल्म तुम्हारे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से अलग है। जितना मुझे पता है, तुम्हारे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में 40% पॉपुलेशन ह्यूमन है और 60% बीस्ट्स हैं, और बाकी सब मिला के 1% भी नहीं बनते। लेकिन हमारे इल्यूजरी डीमन रेल्म में 30% पॉपुलेशन ह्यूमन, डीमंस और बीस्ट्स हैं, और 10% फेरीज हैं। डीमन कैटेगरी में हर तरह के पेड़ पौधे, बर्ड्स, फिशेस, स्पिरिट्स और बीस्ट आते हैं। वहां ह्यूमन और डीमंस एक साथ रहते हैं बिना किसी भेदभाव के। रेसेस के बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं किया जाता। दोनों रेसेस एक दूसरे से नफरत नहीं करती और ना ही जेलसी रखती हैं। सच तो यह है कि डीमन एम्परर के क्लैन और नए बने डीमन स्पिरिट्स के अलावा पूरे डीमन या पूरे ह्यूमन वहां मिलना लगभग नामुमकिन है। इल्यूजरी डीमन रेल्म पर राज डीमन एम्परर करता है, और 12 क्लैंस उसके रॉयल ब्लड लाइन की रक्षा के लिए बने हैं। 6 ह्यूमन क्लैंस और 6 डीमन क्लैंस हैं,
और मेरा यून फैमिली उन सब में सबसे स्ट्रांग है। वहां कभी किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। मैं ह्यूमन हूं, लेकिन इल्यूजरी डीमन रेल्म में पैदा हुआ और अपनी पूरी जिंदगी डीमन एम्परर के ब्लड लाइन की रक्षा करने में लगा दी। इसीलिए अगर कोई मुझे डीमन कहता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं। युनचे कहता है, सीनियर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आपने कभी एजर क्लाउड कॉन्टिनेंट का नाम सुना है? युनचंगाई उसकी तरफ देखता है और उसका एक्सप्रेशन युनचे के दिल को हिला देता है। फिर वो धीरे से कहता है, जिस प्लैनेट पर हम हैं उसका नाम है ब्लू पोल स्टार। यह 97% पानी से भरा है और सिर्फ 3% जमीन है, जिसमें 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। पहला है प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट जहां हम हैं, दूसरा है इल्यूजरी डीमन रियल्म और तीसरा वही एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट है जिसका तुमने अभी नाम लिया। युनचे का दिल जोर से धड़कता है क्योंकि पहली बार किसी और की जुबान से उसने एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट का नाम सुना। डीमन की बातों ने सिर्फ इसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म की, बल्कि जैस्मिन की बात भी प्रूव कर दी कि ये तीनों कॉन्टिनेंट्स एक ही वर्ल्ड के हिस्से हैं। वो तुरंत एक्साइटेड होकर कहता है, तो क्या आप जानते हो कि वहां कैसे जाया जाता है? युनचंगाई कहता है, इन 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में इतना बड़ा समुद्र है जिसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकते, लेकिन प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट और इल्यूजरी डीमन रेल्म थोड़े पास हैं। दोनों कॉन्टिनेंट्स के टॉप लेवल एक्सपर्ट्स को एक दूसरे की लोकेशन पता होती है, इसलिए अगर किसी के पास काफी स्ट्रेंथ हो तो वो दोनों के बीच का शमी समुंदर क्रॉस कर सकता है। लेकिन एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट का सिर्फ नाम सुना है। वो इल्यूजरी डीमन रेल्म के पुराने रिकॉर्ड्स में लिखा गया था। अगर वो रिकॉर्ड सही हैं तो वो जगह वाकई में एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैंने कभी किसी को उस कॉन्टिनेंट तक पहुंचते हुए नहीं सुना और उसका एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता, क्योंकि ये दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई डायरेक्शन पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ये नीला समुंदर किसी भी इंसान को कंफ्यूज कर देता है और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ खत्म करके सिर्फ एक लाश बनके रह जाता है। लेकिन एक बात पक्की है कि उसका डिस्टेंस प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट और इल्यूजरी डीमन रेल्म कॉन्टिनेंट से बहुत ज्यादा दूर है। शायद वो इस पूरे वर्ल्ड का सबसे दूर हिस्सा है। युनचे का एक्साइटमेंट अचानक से ठंडा पड़ जाता है। युनचंगाई उससे थोड़ा अजीब एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, तुमने अचानक एक ऐसी जगह का जिक्र क्यों किया जो सिर्फ लेजेंड्स में है? युनचे सीधा जवाब नहीं देता और सिर्फ कहता है, मेरे पास कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके लिए मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। युनचंगाई अब और कुछ नहीं पूछता और सीरियस टोन में कहता है, अगर तुम्हारे पास काफी पावर हो तो सिर्फ एक छोटी वर्ल्ड क्या, तुम इन्फिनिट मिस्टीरियस स्पेस में भी ट्रैवल कर सकते हो। चाहे वो छोटी वर्ल्ड हो, बड़ी वर्ल्ड हो या कोई मिस्टीरियस स्टार वर्ल्ड, तुम वहां आराम से जा सकते हो। अगर तुम्हारे रीजंस वाकई में उतने इंपॉर्टेंट हैं तो बस स्ट्रांग बनो। लाइफ दुनिया की होती है और दुनिया सिर्फ स्ट्रांग लोगों की होती है। अरे रुको, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोवेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं तो फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे जैसे ही मैं आगे के एपिसोड अपलोड करूं आप तक पहले नोटिफिकेशन आए और आप पहले वीडियोस को देख पाए। Thank you.